अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल इजराइल की तरफ से कतर के कैपिटल दोहा के अंदर सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया और ये एक ऐसा इवेंट था जिसने इस टाइम के ऊपर पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। कतर जो कि एक सॉवरेन कंट्री कंसिडर किया जाता था, जिसकी एयरफोर्स इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से इक्विप्ड है, उसके साथ ऐसा कुछ होगा और वो इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं था किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कतर में जो कुछ हुआ उसको डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेम यही सिचुएशन 4 महीने पहले पाकिस्तान ने भी फेस की थी। तो पाकिस्तान ने वहां पर किस तरह से रिएक्ट किया था, अब इस टाइम के ऊपर हमारे लिए क्या लेसन्स है, आगे हमें फ्यूचर के लिए किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, तो इन तमाम वाइटल टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट कि इजराइल की तरफ से कतर के अंदर एयर स्ट्राइक्स को क्यों परफॉर्म किया गया, क्या इसके पीछे मोटिव था, इसको तो इस टाइम के ऊपर बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अराउंड द वर्ल्ड इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज्यादा पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि कतर एक ऐसी कंट्री है जिसने शुरू से अपनी एयरफोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। मॉडर्न टाइम्स की जो टॉप वेस्टर्न एविएशन टेक्नोलॉजी है, कतर एयरफोर्स उससे पूरे तरीके से लैस है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर ले जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट इनकी सर्विस में है। एयर डिफेंस की कैटेगरी में इनके पास अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम्स मौजूद है। जो इंटरनल इनकी एयरफोर्स की नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, पायलट्स की ट्रेनिंग है, क्योंकि वो पूरे तरीके से वेस्ट देखता है, वेस्टर्न पावर्स इनके पायलट्स को ट्रेन करती हैं। तो कैपेबिलिटी वाइज कहीं पर भी आपको लैप्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया इस टाइम के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि कतर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया इजरायली एयर स्ट्राइक्स को। एक तो तब जब इजराइल की तरफ से एक्टिवली इन एयर स्ट्राइक्स को दोहा में यानी कि कतर के कैपिटल में कंडक्ट किया जा रहा था, तब कतर एयरफोर्स का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत देर बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और अब जब 24 घंटे इन अटैक्स को गुजर चुके हैं तब भी कतर एयरफोर्स की तरफ से इजराइल के अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वर्बल कंडेमनेशन जो है वो कतर की तरफ से पुरजोर तरीके से पिछले 24 घंटे से की जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल वर्क है उसके नाम पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके दो बहुत ही मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला जो ऑब्वियस रीजन है वो ये है कि कतर इस पूरी गेम का हिस्सा है, यानी कि कतर ने पूरे तरीके से इजराइल को अलाउ किया होगा कि वो हमारी टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें और बाद में पब्लिकली कतर जो है वो इसको आकर डिनाई कर देगा और मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। बिकॉज कतर की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो इस टाइम के ऊपर अरूज पर है। मिडिल ईस्ट के अंदर गालिबन यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की जो सबसे ज्यादा एसेट्स है वो इस टाइम के ऊपर कतर में डिप्लॉयड है। इस मामले में कतर की जो अल उदैद एयरफोर्स बेस है वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो ये एक पूरी चेन बनती है कतर, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की, एंड इसी वजह से इस चीज के अच्छे खासे चांसेस बनते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं कतर के कैपिटल में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई हैं। कतर सिर्फ इनको यहाँ पर फ्रंट फेस के ऊपर आकर डिनाई कर रहा है। ये तो एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आ जाए तो कतर का इस टाइम के ऊपर जो ऑफिशियल स्टांस है इन एयर स्ट्राइक्स को लेकर वो ये है कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से जो एसेट्स इस एयर स्ट्राइक के लिए डिप्लॉय किए गए, कतर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही वो उन वेपन्स को डिटेक्ट और ट्रेस कर पाया जिन्होंने दोहा के अंदर स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया, जिसका एक टर्म में मीनिंग ये बनता है कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया गया, जो कि इस सूरत में F-35 लाइटनिंग 2 है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कतर एयरफोर्स के पास तो लेटेस्ट रेडार सिस्टम्स है, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जो कि एक हद तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से इजरायली एयरफोर्स की तरफ से तब भी एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जा सकता है? तो इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट एयर वॉरफेयर का आता है, जिसे एक फेमस अमेरिकन पायलट की तरफ से कोट किया गया था बहुत टाइम पहले कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और ग्राउंड इंटेलिजेंस ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से इस दुनिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है मिलिट्री डोमेन के अंदर। अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से सबको पता लगता है कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिनके पास स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 3 से 4 मॉडर्न 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? तो ग्राउंड इंटेलिजेंस से मतलब यहाँ पर ये है कि कतर की जो इंपॉर्टेंट अर्ली वार्निंग रेडार साइट्स, इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस साइट्स, उनका इंटरसेप्शन एनवेलोप किस रेंज तक ये सारे सिस्टम्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को। एयरक्राफ्ट के डिटेक्ट होने के बाद रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर कतर एयरफोर्स का कितना होगा? तो अगर इन सारे सिस्टम से रिलेटेड ग्राउंड इंटेलिजेंस इजराइल के पास मौजूद थी, जो कि ऑब्वियसली होगी, एक तो वो खुद इंटेलिजेंस बड़े इफेक्टिव तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक अमेरिकन ने ऑब्वियसली बात है उनकी हेल्प की होगी। तो ऐसे केस में जो मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है F-35 लाइटनिंग 2 जैसे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इवन मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं अनडिटेक्टेड, बिकॉज आपके पास प्रायर इंटेलिजेंस है कि एनिमी की डिटेक्शन कैपेबिलिटी के अंदर लूप होल्स कहाँ है। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जरिए आप उनको एक्सप्लॉइट करके स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और अनडिटेक्टेड
एक्सपेक्टेड वे में वापस भी आ सकते हैं। इस चीज के अच्छे चांसेस हैं कि कल यही चीज इजराइल और कतर के दरमियान भी हुई हो। एक तो कतर इजरायली एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट ना कर पाया हो, और अगर कम टाइम में उन्होंने डिटेक्ट कर भी लिया हो तो वो इसको रिस्पॉन्ड ना कर पाए हो। ये एक रियल वर्ल्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बहरहाल सिचुएशन जो भी हो, एक रीजन है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ इजराइल के पास है। यूएस की तरफ से किसी और अरब कंट्री को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इवन ऑफर तक नहीं किए गए। वो अपने बेस्ट मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट जरूर उनको दे रहे हैं, लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा, जो कि अपने आप में ये चीज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज यहाँ पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटलफील्ड में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और ये चीज इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी फील की जा रही है। आज से 2 साल पहले सिचुएशन और थी, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा डाउट थे, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ परफेक्टली ये चीज साफ होती जा रही है कि इस टाइम के ऊपर इस रीजन के अंदर पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए एक तो एयर पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी एयरफोर्स का टॉप नॉच होना, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना होना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और अब और बढ़ती जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंडिया एक तरफ है, बाकी जो रीजनल एनिमीज हैं वो एक तरफ है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को अक्वायर करना, इस पूरे रीजन में एक डिसाइसिव एज मेंटेन करना, इस चीज को विदाउट एनी डाउट अब हमें अचीव करना है, हर सूरत अचीव करना है। पहले हम इसको एज अ ऑप्शन कंसिडर कर रहे थे कि फ्यूचर में अगर जरूरत हुई तो इसको अक्वायर कर लेंगे, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स है J-35 स्पेशली, ये हमारी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन का इस टाइम के ऊपर एसेंशियल कंपोनेंट बन चुका है। एंड जब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इक्विपमेंट आपकी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाए, आपके लिए इतनी सिग्निफिकेंस होल्ड करे, तो उसको अक्वायर करना, उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करना, ये फिर विदाउट एनी डाउट होता है। और सेम पाकिस्तान और J-35 का केस है, यही है। डिसीजन जो है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर अब इस टाइम के ऊपर काम हो रहा है। और जिस तरह से रीजन के अंदर ऐसी सिचुएशन फोल्ड होती हैं, ये सिर्फ हमारी J-35 एक्विजिशन को और फास्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सिंपल और प्राइमरी गोल है कि एनिमी की कैपेबिलिटी को मैच नहीं करना, बल्कि उनको सरपास और डोमिनेट करना है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।